Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I do hope you people would be fine. And let us start with our today's lecture, and that lecture is regarding sentences, clauses and fragments. So let us start, students. Our today's topic would have these five main headings: grammatical hierarchy, types of sentences, structure based, and types of sentences function based, types of clauses, and yes, of course, as we usually have, our practice question at the end. Let us start, students, with grammatical hierarchy. आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की।
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. Grammatical hierarchy is basically a division of 5 elements, and in which the lowest or smallest is morpheme, then comes the word, then phrase, then clause, and then sentence. So let us study these portions of or these parts of grammatical hierarchy. First of all, there is morpheme. Let us start with the definition of morpheme. So definition है जी, in linguistics a morpheme is the smallest grammatical unit in a language. गौर करें, हमारा फोकस होगा स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट पे। जो हमारी लैंग्वेज का सबसे छोटा ग्रामेटिकल यूनिट होता है वो हमारा मॉर्फीम जो है कहलाता है। तो हर वर्ड जो है वो, जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स रखते ज़रूर हैं। एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैं अगर मॉर्फीम को कहूँ तो ये हमारी इंग्लिश का एक एटम है। इसको हम अगर कहें तो हमारी राइटिंग में हम इसको मज़ीद फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, और जिस पार्ट के हम फर्दर डिवीजन ना कर सकें दैट वुड बी कॉल्ड अ मॉर्फीम। गौर करें, वर्ड कम है तो ये एक मॉर्फीम है। रीज़न, हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट्स ही रह जाएंगे सिर्फ। देन लव है, इन एक प्रेपोजिशन है बट इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। बट आज हमारा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, ये भी तो एक बेसिकली मॉर्फीम है। रीज़न के ये मज़ीद फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, यहाँ आ जो है वो एक अल्फ़ाबेट के तौर पर नहीं ले रहे, हम आ वन वाला ले रहे, एक के मीनिंग वाला इनडेफिनिट आर्टिकल। ये होती है हमारी फ्री मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम का एक सबसे बड़ा फीचर आप देख रहे हैं कि दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बट दे ऑल्सो हैव सम मीनिंग, कम, लव, इन, एंड यस दे कैन हैव अ सिंटैक्टिक रोल। मीन्स सेंटेंस के अंदर ये किसी ना किसी तरह कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं। जैसे कम वर्ब है, लव वर्ब भी है, नाउन भी है, इन प्रेपोजिशन भी है, बाजू का वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एक आर्टिकल, एक एडजेक्टिव के तौर पर हमारे पास है। तो मीन्स ये फ्री मॉर्फीम्स हैं और मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, स्मॉलेस्ट हैं। तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड मॉर्फीम्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी बाउंड मॉर्फीम। होती ये भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अपना मीनिंग या यूँ कह लें कि सिंटैक्टिक रूल या कह लें पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर एक अलहदा से अपना जो है वो पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं रखती। तो गौर करें, जब हम अन लगाते हैं किसी वर्ड के स्टार्ट में प्रीफिक्स के तौर पर, तो वो एक मॉर्फीम है। ज़ाहिर ये वर्ड्स बनाने में हेल्प करती है। मॉर्फीम बेसिकली वर्ड्स की जो है वो बनाने में, उसकी फॉर्मिंग में हेल्प करती हैं। एस और ई एस हम लगाते हैं, ING लगाते हैं, ED एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हमारी बाउंड मॉर्फीम्स है। बाउंड क्यों कह रहे हैं कि हम इनके साथ मज़ीद जो है डिवीजन तो नहीं कर सकते, तो मॉर्फीम है। और चूँकि अपना कोई मीनिंग और सिंटैक्टिक रोल नहीं रखते, तो दैट इज़ वाई दीज आर बाउंड मॉर्फीम। तो आइए आपको फ्री और बाउंड मॉर्फीम के फ़र्क के बाद हम सीखते हैं वर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं ये मिनिमम फ्री फॉर्म होती है। देखो, फ्री फॉर्म से हमारी मुराद है कि जो एक अलहदा अपनी एंटिटी और एग्जिस्टेंस रखता है, तो वो वर्ड है। देखिए, मॉर्फीम बाज़ औक़ात अपनी एग्जिस्टेंस अलहदा से नहीं रख पाती, जैसे अन है, ING है। लेकिन अगर मैं कहूँ वर्ड सिंगिंग है, तो ये एक वर्ड है। और गौर करें, इस वर्ड के अंदर दो मॉर्फीम्स हैं, एक बाउंड है और एक फ्री है। सिंग फ्री मॉर्फीम है, ING जो आगे लगा हुआ है दैट इज बाउंड मॉर्फीम। तो सिंगिंग इज अ वर्ड नाउ एंड इट हैज इट्स ओन फ्री फॉर्म, और इसकी एक साउंड होती है, मीनिंग होता है, एक सिंटैक्टिक फंक्शन के नाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इट वुड बी परफॉर्मिंग सम सिंटैक्टिक फंक्शन, और इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन मॉर्फीम। एक या एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स इसके अंदर होती हैं। वाटर हमारा वर्ड है,
अब देखिए वाटर हमारा फ्री मॉर्फीम भी, हमारी जो फ्री मॉर्फीम्स हैं बेसिकली वो मॉर्फीम है क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं होती है, और वर्ड भी है क्योंकि वो एक फ्री फॉर्म भी है। और तो हमारे पास जो वर्ड ड्रिंकेबल है बेसिकली ये भी एक वर्ड है। और आप देखिए ड्रिंक एबल, तो ड्रिंक एबल, इसमें दोनों जो है एबल और ड्रिंक जो है वो हमारी फ्री मॉर्फीम के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है फ्रेज। फ्रेज जो होती है ये वन और मोर देन वन वर्ड होता है जी, और इसका सबसे बड़ा जो आपको पहचान करनी है कि हम किस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मॉर्फीम कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसका सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा। देखो, ओवर द कोट, विद अ ग्रेट स्पीड, वॉकिंग अलोंग द रोड, देखो इसमें प्रेपोजिशंस भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, नाउन्स भी हैं, वो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। लेकिन क्या नहीं है? नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब या जो कह लें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नहीं है। इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस, कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं बनता। और हाँ, ये सेंटेंस नहीं होता, ये सेंटेंस का पार्ट होता है। तो ओवर द कोट एक सेंटेंस का पार्ट है, विद अ ग्रेट स्पीड एक सेंटेंस का पार्ट है, वॉकिंग अलोंग द रोड एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद नाउ गो विद क्लॉज। जो क्लॉज है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जी, जिसका विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये इसका डिफरेंस है फ्रेज से। फ्रेज में हमारे पास जो है वो अगर आप आए तो जो चीज़ नहीं होती वो सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है। तो हर जो सेंटेंस होता है उसमें कम से कम एक क्लॉज तो होना ज़रूरी है। सेंटेंस हर हमने भी पढ़ा, इससे बड़ा जो है वो अपना रोल रखता है। तो यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तो गौर कीजिए आप, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, दो क्लॉजेज हैं। कैसे पता लगेगा दो क्लॉजेज हैं? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एक क्लॉज हो गई जी। और देन इफ यू सब्जेक्ट हो गया और वर्क हार्ड उसका वर्ब हो गया, तो ये दूसरी क्लॉज हो गई। तो हमारे पास ये दो क्लॉजेज हैं और इस सेंटेंस में इसका मतलब हमारे पास क्लॉजेज की तादाद दो है। आइए क्लॉजेज के बारे में थोड़ा सा उसकी टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो क्लॉजेज की दो टाइप्स होती हैं, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, इसका हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरी टाइप है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। देखो नेम से नजर आ रहा है कि जो क्लॉज इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स टू से कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगी, वो मेन क्लॉज कहलाएगी। और जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। यही इनकी डेफिनेशन में आपको लिखा नजर आ रहा है कि मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस। मतलब वो खुद एक सेंटेंस बन सकती है। अब यू विल पास है ना, तो ये एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सब्जेक्ट वर्ब से पता लगा ये क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट कैसे पता लगा जी? इंडिपेंडेंट हमें इस तरीके से इसमें जो है वो आइडिया होता है कि इसके एंड पर अगर मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, क्या लगा रहा हूँ जी? फुल स्टॉप लगा देता हूँ, तो ये मेरी जो है वो एक सेंटेंस की शक्ल इख्तियार करती है और इंडिपेंडेंटली जो है अपना मीनिंग और रख सकती है। तो ये मेरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कैन नॉट स्टैंड एज अ सेंटेंस। देखें, इफ यू वर्क हार्ड हमारे पास एक एग्जांपल है। तो इफ यू वर्क हार्ड जो है सब्जेक्ट वर्ब तो रखता है, लेकिन अगर मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, कैन इट स्टैंड अलोन? इज इट गिविंग द मीनिंग कंप्लीटली बाय इटसेल्फ? नो, दैट मीन्स ये क्लॉज तो है, लेकिन चूंकि अपने कदमों पर स्टैंड नहीं कर पा रही, अलहदा सेपरेटली एक सेंटेंस की फॉर्मुलेशन नहीं दे पा रही, तो दैट वुड बी कॉल्ड अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम अपनी ग्रामेटिकल हायरार्की के इससे भी बड़े और सबसे बड़े यूनिट की तरफ आते हैं, दैट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जी जो कि कंप्लीट आइडिया रखता है। क्या रखता है जी? कंप्लीट आइडिया। और एक सेंटेंस की पहचान किस चीज से होती है कि सेंटेंस के एंड पर यहाँ तो फुल स्टॉप होता है, या एक क्वेश्चन मार्क होता है, या एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मीन्स एक फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ सके तो सेंटेंस है, और अगर वो नहीं आ सकता तो सेंटेंस नहीं है। मैं आपको जरा प्रीवियस स्लाइड में लेकर जाता हूं
यू कैन सी कि हमारी जो मेन क्लॉज है वो फुल स्टॉप ले रही है, ये सेंटेंस है बन रही है, तो मेन क्लॉज सेंटेंस बन सकती है, लेकिन आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड पर फुल स्टॉप ले नहीं पा रही, क्योंकि इफ यू वर्क हार्ड, मैं फुल स्टॉप नहीं दे पा रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं दे पा रहा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई एम नॉट गोना पुट एनी सेंटेंस एंडर हियर। तो जब सेंटेंस एंडर ही तीनों में से कोई नहीं आएगा, इट मींस ये सेंटेंस बनने की कैपेबिलिटी नहीं है इसमें, और दैट इज वाई इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और जो हमारा एक सेंटेंस होता है, इसमें याद रखिएगा लाजमी तौर पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। नाउ लेट अस कम हियर, ही बॉट अ बुक, ही सब्जेक्ट है और बॉट वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आ गया, ये एक क्लॉज पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है जी, और इसके एंड पर एक हमने फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ही बॉट। और देखिए यही क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस है, अगर मैं सेंटेंस एंडर लगा देता हूं तो एक सेंटेंस हो सकता है, और अगर मैं सेंटेंस एंडर नहीं लगाता, क्लॉजेस बढ़ाता चला जाता हूं, तो जब तक मैं अपना सेंटेंस एंडर को फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं देता, वो मेरा सेंटेंस नहीं आता, तब तक वो क्लॉजेज ही चल रही हैं। जैसे अभी हमने जुमला किया था, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो मैंने एक फुल स्टॉप पुट किया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास के एंड पर एक फुल स्टॉप पुट किया, तो वो एक सेंटेंस बन गया, और उसमें दो क्लॉजेज थी। आगे आते हैं, विल इट रेन, क्वेश्चन मार्क आ सकता है, इट मीन्स ये भी एक सेंटेंस है। और व्हाट अ लवली सीन दिस इज, तो आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, इमोशंस है, वंडर शो हो रहा है, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस ही है। लेट अस स्टूडेंट्स नाउ स्टडी फ्रेगमेंट। सेंटेंस और फ्रेगमेंट का हमने कंट्रास्ट करना है सिर्फ यहाँ, क्योंकि हमारे असल में हायरार्की सेंटेंस तक पूरी हो गई है। जो फ्रेगमेंट होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट थॉट तो दे रही है लेकिन कंप्लीट नहीं दे रही। इट मींस कि सेंटेंस का फ्रेगमेंट से यहीं से फाइट हो गई, यहीं से कंट्रास्ट हो गया कि सेंटेंस हमने पढ़ा कि जो एक कंप्लीट थॉट देता है, कंप्लीट आइडिया देता है, लेकिन फ्रेगमेंट एक कंप्लीट आइडिया नहीं देती। इसका मतलब सेंटेंस के नीचे जो कुछ है, देखिए हमने पढ़ा क्लॉज तो कंप्लीट आइडिया नहीं देती, हमें फुल स्टॉप या कोई और क्लॉजेज लगानी पड़ती है। और इसका मतलब हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज से लेकर आगे सारी क्लॉजेज जो हैं वो फ्रेजेस भी और वर्ड्स भी, वो फ्रेगमेंट्स तो बन सकते हैं लेकिन वो सेंटेंस का पार्ट नहीं बन सकते। तो रीच्ड लाहौर लेट एक फ्रेगमेंट है, इन द गार्डन फ्रेगमेंट है, देखिए कंप्लीट थॉट नहीं आ रही। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, देखो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डॉक्टर सब्जेक्ट और अराइव्ड वर्ब, तो ये क्लॉज तो है लेकिन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, जब डॉक्टर आया, इट डजंट कंप्लीटिंग इटसेल्फ इन इट्स मीनिंग, सो दैट इज व्हाई ये भी एक फ्रेगमेंट कहलाएगी। तो सेंटेंस से नीचे जो कुछ है वो फ्रेगमेंट है हायरार्की में। दैट ही लिव्ड हियर, देखिए सब्जेक्ट वर्ब तो है लेकिन दैट ही लिव्ड हियर, कि वो यहाँ रहता था, is not complete in its meanings, so we cannot call it a sentence, and except sentence, everything of sentence can be a fragment of that sentence. आइए जी हम आगे मूव करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है, चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है, और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में, और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया।
और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज सलमान, गादिया वहीद और महरोज इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सेंटेंस बनने की सलाहियत रखते हैं, और अगर वो सेंटेंस बनने की सलाहियत रखते हैं तो हम एक सेंटेंस एंडर देंगे, कोई फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क या कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और अगर वो नहीं रखते होंगे तो हम इनमें कुछ भी नहीं दे पाएंगे, तो उसको हम फिर फ्रेगमेंट कहेंगे। माई फैमिली विजिटेड मैनी प्लेसेस दिस ईयर। यस, इट इज़ अ सेंटेंस और यहाँ हम फुल स्टॉप दे पा रहे हैं। गोइंग टू दी हाउस, यू कैन सी गोइंग टू दी हाउस हमारा सेंटेंस नहीं है, ये तो सेंटेंस बन गया था, ये सेंटेंस नहीं है और उसकी रीज़न गौर करो, इसमें कोई क्लॉज ही नहीं है। सेंटेंस के लिए मैंने आपको आइडिया दिया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का होना ज़रूरी है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेक थिंग्स बाय हैंड। ये कोई एडवाइस लग रही है और ऑप्टेटिव जुमला गौर करें, मेक उसका सब्जेक्ट है, वर्ब है सॉरी, तो उसका सब्जेक्ट जब हम मेक इंपेरेटिव जुमले लेते हैं जो जिसमें कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस, कोई सजेशन या रिक्वेस्ट होती है, तो हम किसी यू को कह रहे होते हैं और वो यू एक तरह का हिडन सा सब्जेक्ट होता है कि मेक थिंग्स बाय हैंड किसी हम अपने सामने मौजूद सेकंड पर्सन को कह रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस है जी ऑप्टेटिव और इसके अंत पर भी फुल स्टॉप आ सकता है। मशीन्स चेंज पीपल्स थॉट, हमें एक सब्जेक्ट वर्ब नज़र आ रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस बनने की सलाहियत रखता है, तो ये भी सेंटेंस है। आई लिव, लव सॉरी सब्जेक्ट, लव सब्जेक्ट है, लव उसका वर्ब है, टू वॉच मूवीज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मैं फुल स्टॉप दूं तो ये सेंटेंस बनेगा, इट मीन्स कि ये भी हमारा सेंटेंस है। तो फ्रेगमेंट यहाँ हमारा एक ही था, गोइंग टू दी हाउस की सूरत में। नहीं जी, टू और मोर मीन्स अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो क्या नाम लेते हैं, हमारा बेसिकली सिंपल सेंटेंस है। अगर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है तो वो हमारा कंपाउंड है। याद रखिएगा उसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती, सिर्फ दोनों के दोनों या दो से ज्यादा भी हो तो सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ही एग्जिस्ट करती हैं। यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, अगर आप इसको पकड़े तो आपको नजर आएगा कि आप इसको एक अलग जुमले की शक्ल दे पाएंगे। एंड यू विल बी गिवन अ प्राइज, और आपको एक इनाम दिया जाएगा। यू कैन सी देयर कि ये जो एंड है ये बेसिकली यहाँ हमारी कंजंक्शन है और ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आपने जो कंजॉइनिंग मिस्टेक वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, कंजंक्शंस वाला टॉपिक, उसमें अपने फैन बॉयज पढ़े थे। और याद रखिएगा कंपाउंड सेंटेंसेस बनते ही तब हैं जब एक फैन बॉय जो मतलब एंड जो है हमारा नॉर, बट, येट और सो वगैरह जब ज्वाइन करते हैं दो क्लॉजेस को या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को, तो हमारा जो रिजल्ट प्रोडक्ट होता है जिस तरह का सेंटेंस, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और एक मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लूँ कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और फैन बॉयज जो इन क्लॉजेस को जोड़ते हैं, एंड, बट और येट सो वगैरह, जब वो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो वो दोनों साइड की क्लॉजेस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया है नेक्स्ट हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है ये हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। गौर करें, इंडिपेंडेंट क्लॉज की सिर्फ एक होगी।
एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। हमने सिंपल पढ़ा, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। हमने कंपाउंड पढ़ा, उसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े तो इंडिपेंडेंट क्लॉज गौर करो सिर्फ एक ही हो सकती है, दो नहीं। और वन, एटलीस्ट वन तो होगी। वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज का मतलब है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज कम से कम तो एक होगी और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। लेट अस हैव एन एग्जांपल। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, यू कैन सी इफ यू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, हमारी ये क्लॉज पूरी हो रही है जिसमें यूज सब्जेक्ट है, सिक्योर प्रेडिकेट में हमारे पास जो है वो वर्ब का फंक्शन जो है वो हमें परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, हमारी ये क्लॉज होगी। और इफ इसके शुरू में लगा हुआ जो कि सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कंजंक्शन है। याद रखिएगा, आपने सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ी थी कंजंक्शंस के टॉपिक में। तो जिस क्लॉज के स्टार्ट में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हो, इफ हो, व्हेन हो, व्हाइल हो, याद रखिएगा आफ्टर हो, कि वो आपकी जो क्लॉज होगी वो सबॉर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। रीजन वो इंडिपेंडेंटली अपने स्टैंड नहीं कर सकती। इफ यू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, अगर तुम पहली पोजीशन हासिल कर लो, क्या आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं? इफ यू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, अगर तुम पहली पोजीशन हासिल कर लो, नहीं, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो इट मींस ये एक सबॉर्डिनेट, ये कौन सी क्लॉज बनी जी? सबॉर्डिनेट क्लॉज बन गई, डिपेंडेंट क्लॉज बन गई है। यू विल बी गिवन अ प्राइज, यू कैन सी दैट इज अ क्लॉज। सब्जेक्ट हमारा यू है और विल बी गिवन यहाँ हमारा पास वर्ब ग्रुप है, तो ये एक क्लॉज बन गई है। लेकिन ये क्लॉज करके यू विल बी गिवन अ प्राइज अगर मैं सेपरेट करूँ, यू विल बी गिवन अ प्राइज अलग दिखता हूँ, तो ये पूरा सेंटेंस बन सकती है, फुल स्टॉप ले सकती है। यू विल बी गिवन अ प्राइज, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी गिवन अ प्राइज, अ फुल स्टॉप, दैट वुड बी अ सिंपल फुल स्टॉप। इट मींस ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक या ज्यादा सबॉर्डिनेट, तो जुमला क्या कहलाता है? कंप्लेक्स सेंटेंस। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं। कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रखते हैं। कितने जी? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कम से कम दो या दो से ज्यादा इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। देखिए, दो तो कम से कम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी ना इसके अंदर, एक कंपाउंड सेंटेंस में दो से कम नहीं होंगी। अच्छा, दो क्लॉजेस कम से कम किस में थी? कंपाउंड में, तो ये कंपाउंड हुआ। और वन और मोर, और जब इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक या ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज है तो क्या बन जाता है? वो कॉम्प्लेक्स। तो इसमें दोनों फीचर आ गए, ये कंपाउंड का फीचर भी आ गया, कॉम्प्लेक्स का फीचर भी आ गया। लेट अस हैव अ लुक। इफ यू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, अभी हमने पढ़ा। यू विल बी गिवन अ प्राइज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड सबॉर्डिनेट, ये जो हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने कहा था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती हैं। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। और जब दो या मोर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो और वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है जी? कंपाउंड कंप्लेक्स। तो इट मीन्स टू से कि ये हमारा कंपाउंड कंप्लेक्स है। अच्छा, गौर करें, अगर मैं ये वाला हिस्सा ना इसमें ऐड करता, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू, तो ये हमारा कंप्लेक्स सेंटेंस था। एक इंडिपेंडेंट एक सबॉर्डिनेट थी, एक और इंडिपेंडेंट आई, और जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और कम से कम एक सबॉर्डिनेट, तो वो हमारा कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस इजीली बन सकता है। लेट अस हैव अ समरी ऑफ इट। तो ये समरी जो है हमारे पास, गौर करें, सिंपल सेंटेंस में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज एक होती है, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लॉज कोई भी नहीं होती। कंपाउंड में क्या होता है? दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, लेकिन सबॉर्डिनेट कोई भी नहीं होती। कंप्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वन और मोर क्या है जी? सबॉर्डिनेट क्लॉजेज है। और कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और गौर करें, ये फीचर इसका यहां से आया, कंपाउंड सेंटेंस से। और ये वन और मोर इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं, और ये फीचर कहां से आया इसका? कंप्लेक्स सेंटेंस से। तो कंपाउंड और कंप्लेक्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस हमारा वजूद में आता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। प्रैक्टिस करते हैं जी। द बुक्स लाइक्ड बाय यू आर ऑल हिस्टोरिकल। गौर करें, हमें नजर आ रहा है, पहले हम प्रेडिकेट तोड़ देंगे यार। ऑल हिस्टोरिकल हमारा प्रेडिकेट है और द बुक्स लाइक्ड बाय यू हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा जुमले में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एक क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो हमारा जो है वो बेसिकली एक हमें नजर आ रहा होता है कि वो हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से कि सर द बुक्स है तो लाइक्ड वर्ब है, तो देखो एक सब्जेक्ट वर्ब तो ये बन गया, एक सब्जेक्ट और वर्ब ये बन गया। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ जो लाइक्ड है वो वर्ब नहीं है।
गौर करें, अगर बुक्स लाइक्ड वर्ब है, लाइक्ड वर्ब है, तो मीनिंग बनता है बुक्स लाइक्ड, बुक्स ने पसंद किया। देखो आई लाइक्ड मैंने पसंद किया, ही लाइक्ड उसने पसंद किया, बुक्स लाइक्ड बुक्स ने पसंद किया, एंड दैट कैन नॉट बी द केस। यहाँ अगर ये पैसिव वॉइस भी था तो ये होना चाहिए था द बुक्स आर लाइक्ड बाय यू, द बुक्स आर लाइक। यहाँ लाइक्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जरूर है, वर्ब नहीं है, और जब वर्ब का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो क्लॉज बनती नहीं। द बॉय होम यू पनिश्ड वॉज इनोसेंट। गौर करें, द बॉय वॉज इनोसेंट एक हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई, ये सब्जेक्ट है और ये उसका वर्ब है। और गौर करें होम यू पनिश के अंदर हमें वाज़ेह तौर पर एक और क्लॉज नजर आ रही है, यू सब्जेक्ट और पनिश्ड वर्ब। और यहाँ देखो यू पनिश, तुमने सजा दी। बुक्स लाइक तो वर्ब नहीं है कि किताबों ने पसंद किया, लेकिन तुमने सजा दी तो ठीक बनता है। और ये करो होम यू लाइक्ड, गौर कर, अगर मैं अलहदा करता हूँ होम यू लाइक्ड तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है हमारी, ये जुमले का अंदर का पार्ट है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो जब सबॉर्डिनेट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ बनती है तो वो जुमला हमारा क्या बनता है जी? यस, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है और ये कम्प्लेक्स। नेक्स्ट आते हैं, ही इज अ रियल मैन। ये हमारा एक जो है वो क्लॉज हो गई है, सब्जेक्ट और वर्ब। एंड विल हेल्प अस, देखो कॉमा लगा हुआ, इसका मतलब आगे क्लॉज है। एंड विल हेल्प अस एक दूसरी क्लॉज होगी और इसका सब्जेक्ट भी ये ही है, ही इज अ रियल मैन एंड ही विल हेल्प अस। अगर ये कॉमा ना होता तो हम यूं कहते कि ये वर्ब ज्वाइन हो रहे थे, पर यहाँ वो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये दो क्लॉजेस हो गई जी इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये कंपाउंड के करीब तो चला गया कि जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है वो कंपाउंड है। आल्दो ही इज पुअर, तो आल्दो ही इज पुअर एक क्लॉज तो है, ही सब्जेक्ट इज वर्ब, लेकिन आप गौर करें आल्दो ही इज पुअर हमारा एक क्लॉज तो है लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसके शुरू में एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है और आप इसको अलहदा करके वो फार्मूला भी लगाएं, आल्दो ही इज पुअर, अगरचे वो गरीब है। तो ये किसी सूरत भी एक अलहदा जुमले के तौर पर लिखा नहीं जा सकता। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, एक और ये दूसरी, और ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और जब दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट और कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो तो हमारा कंपाउंड कम्प्लेक्स जुमला फॉर्म कर जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ और सिंपल हुआ, ये कम्प्लेक्स हुआ और ये कंपाउंड कम्प्लेक्स हो गया। Let us move towards our next portion of the topic, and these are types of sentences function based. तो types of sentences function based में हमारे पास जो types आती हैं वो ये चार आती हैं, declarative, assertive sentences और statements, interrogative sentences या questions, imperative sentences, exclamatory sentences और optative sentences जो हैं हमारे पास जो हैं वो structures हैं। तो आइए इनकी मीनिंग देखते हैं जी। जो डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है, इट टेल्स और स्टेट्स समथिंग, सिर्फ कुछ बताता है। आई लाइक लाइफ, आई डू नॉट लाइक लाइफ, आई लाइक बुक्स, आई डू नॉट लाइक बुक्स, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इट्स जस्ट टेलिंग और स्टेटिंग, मेहनत करोगे पास हो जाओगे। नन विल लिव फॉरएवर, कोई हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स, डेक्लेरेशंस। तो ये हमारे डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस। ये क्या करते हैं? क्वेश्चन आस्क करते हैं जी। डू यू लाइक मूवीज एक क्वेश्चन है, हु आर यू एक क्वेश्चन है, विल दे हेल्प यू एक क्वेश्चन है। तो जब जो सेंटेंस एक क्वेश्चन पूछेगा दैट वुड बी एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो मीनिंग और फंक्शन देख रहे हैं, अब हम स्ट्रक्चर नहीं देख रहे कि सब्जेक्ट कितने हैं, वर्ब कितने। ओके, इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक ऑर्डर देते हैं, एक सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं। देखो जब सजेशन का मीनिंग है तो एडवाइस का मीनिंग भी आ गया, क्योंकि मशवरा, कोई नसीहत। तो गौर करें, स्विच ऑन द लाइट एक ऑर्डर हो सकता है, लेट अस गो आउटसाइड एक सजेशन हो सकती है, एंड लेट मी डू माई वर्क एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस है ये अपने साथ फुल स्टॉप लेंगे, इंट्रोगेटिव अपने साथ क्वेश्चन मार्क लेंगे, और इंपेरेटिव यूजुअली तो फुल स्टॉप ही लेते हैं, लेकिन आप इंपेरेटिव के एंड पर क्वेश्चन मार्क भी पुट कर सकते हैं अगर वो इमोशन के साथ बोले गए। ये जुमला देखिए जी, लेट मी डू माई वर्क, अगर तो ये सिंपल रिक्वेस्ट है इन अ पोलाइट वे तो इट वुड टेक अ फुल स्टॉप, नथिंग एल्स। तो आप एक फुल स्टॉप देंगे, लेट मी डू माई वर्क, फुल स्टॉप। ओके, एंड इफ इट हैज सम एंगर इन इट और इफ इट हैज सम इंटेंसिटी इन इट, some strong emotions, then we will utter it in the manner like, let me do my work. So that would be desperation of emotions, and that would give it sign of exclamation. आइए जी, sign of exclamation, sorry, ये sign of exclamation put करना है यहाँ आपने
क्वेश्चन मार्क नहीं। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड पर तो आता ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करते हैं। ये इमोशंस वॉन्डर के हो सकते हैं, ये क्या नाम लेते हैं, सारो के हो सकते हैं, ये डिलाइट और जॉय के भी हो सकते हैं। व्हाट अ शॉट इट इज, अक्सर कमेंटेटर्स बोलते हैं दैट इज अ वंडर, हाउ ब्यूटीफुल साइट इज दिस, एक वंडर। याहू वी वन, देखो याहू वी वन, जब याहू के साथ वी वन बोला जाएगा तो वो इमोशन के साथ ही होगा, एंड इट वुड आल्सो टेक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन गौर करें, अगर मैं वी वन को लेता लिखूं याहू के हटा के, तो एक सिंपल आंसर हो सकता है डेक्लेरेटिव, वी वन, हम जीत गए। लेकिन अगर मैं याहू के साथ बोलता हूं याहू वी वन, तो वो इमोशंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिएगा जी, ये कोई विश, कोई प्रेयर या कोई कर्स वगैरह को जो है वो शो करते हैं, तो मे वो, और इनके एंड पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। और अक्सर हम यूँ कह लें कि ये जो ऑप्टेटिव है ये एक्सक्लेमेटरी की ही सब काइंड है। ये भी असल में एक इमोशन ही है कि आप किसी के लिए विश करें, प्रेयर करें या बद्दुआ दें, कर्ज करें। तो गौर करें जी, मे वी विन द मैच, एक जो है दुआ है, तो हम उसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं। मे दिस विकेड मैन गो टू हेल, एक हमारी बद्दुआ है, ये भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और आगे विश देखिएगा, वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच, इट इज अ विश एंड वुड आल्सो टेक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इट वुड बी कॉल्ड an optative sentence. Let a student have some practice and you are to punctuate it and name it. Let us go through the first one. What kind of candy do you like? You can see it is a question. You will put a question mark and would name it as interrogative sentence. Go get the paper off the porch. You are advising someone or ordering someone, तो इट वुड टेक अ फुल स्टॉप बेसिकली, बिकॉज सीमिंगली कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है कि हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दें, तो फुल स्टॉप ही लेगा। और ये हमारा बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस है। वाओ यू डिड ग्रेट, यू डिड ग्रेट, हम किसी की प्रेज कर रहे हैं, वंडर का मुजाहरा कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लेगा। आई लव टू वॉच ओल्ड मूवीज, ये मेरी एक स्टेटमेंट है जी, आई लव टू वॉच ओल्ड मूवीज। तो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो फुल स्टॉप लेती हैं, और ये हमारा डेक्लेरेटिव है या स्टेटमेंट है या असर्टिव सेंटेंस है। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस, यू कैन सी इट इज अ प्रेयर फॉर समवन, और जो प्रेयर होती है वो ऑप्टेटिव होते हैं और फुल स्टॉप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है जी, ये हमारा बेसिकली इंपेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, डेक्लेरेटिव है, और ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा इसका अगर मैं कहूँ तो टॉपिक का टीचिंग वाला का लास्ट पोर्शन आ रहा है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS एंड BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने, मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने इधर से एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए।
तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसे एफएस सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए जो होता है ना एफएससी के बाद वाला टाइम और फिर एंट्री टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं, तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी। और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. Top Grade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join Top Grade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamualaikum. I am Ariba. अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. और जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हैं बेसिकली हमारे पास जो मेन हमारी 3 क्लॉजेज बनती हैं वो एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज और नाउन क्लॉजेज होती हैं। याद रखिएगा ये जो हम क्लॉजेज की टाइप्स बना रहे हैं ये इंडिपेंडेंट की नहीं बना रहे बल्कि डिपेंडेंट क्लॉजेज की हम ये टाइप्स बना रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट को हम मजीद कैटेगराइज नहीं करते उस तरीके से। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज, इस स्लाइड में इसकी समरी नज़र आ रही है आपको। जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है वो जुमले का नाउन प्रोनाउन डिस्क्राइब करती है। देखिए एडजेक्टिव क्या करता है,
It describes, qualifies, quantifies, identifies a noun or pronoun. तो अगर एक क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एक नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना शुरू कर दे, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करे। एडवर्ब क्या करता है बेसिकली? एडवर्ब क्वालिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। बेसिक डेफिनेशन अक्सर बुक्स में होती है कि एडवर्ब्स क्वालिफाइज वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। और यहां मैं इसको वसी कर दूं कि एडवर्ब्स क्वालिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो वो हमारे एडवर्ब्स क्लॉज हो जाएंगे अगर हम देखेंगे किसी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें। इसको मजीद भी देखेंगे। नाउन क्लॉज क्या होती है जी? नाउन क्लॉज जो होती है वो एक नाउन के तौर पर यूज करती है। नाउन एक नेम है। जब एक क्लॉज एक नेम के तौर पर यूज होगी या किसी नेम की जगह पर यूज होगी, हम समझ आएंगे कि वो एक क्लॉज जो है लेकिन इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन, सो इट वुड बी अ यस नाउन क्लॉज। सबसे पहले आते हैं जी एडजेक्टिव क्लॉज की। अच्छा, जब भी आपने क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने की तरफ जाना है तो सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज का ही सोचना है। होती है डिपेंडेंट क्लॉजेज ने, याद रखिए मैं अभी बात की। तो अपने ये देखना कि क्या ये क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फिर आपने कहीं नाउन या एडवर्ब क्लॉज का सोचना है, ये ध्यान में रखिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है बेसिकली डिपेंडेंट होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज ये भी मैंने बात की, डिस्क्राइब क्या करती है? एक नाउन और प्रोनाउन को। किसको डिस्क्राइब करती है स्टूडेंट्स? एक नाउन और प्रोनाउन को। आइए इस चीज को सीखते हैं। द सेल फोन विच इज ब्रोकन इज माइन। देखो विच इज ब्रोकन अंडरलाइन किया हुआ है आपके लिए, ये हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। असल जुमला तो यही है ना, द सेल फोन इज माइन। तो विच इज ब्रोकन किसको क्वालिफाई कर रहा है? सेल फोन को। देखो सेल फोन्स पड़े हुए हैं, आई एम टॉकिंग द सेल फोन विच इज माइन। सेल फोन एक नाउन है, नाउन डिस्क्राइब हो रहा है जी। और जब नाउन डिस्क्राइब होगा तो वो कौन सी चीज है जो नाउन को डिस्क्राइब करेगी? इट वुड बी एडजेक्टिव। तो ये क्लॉज किसको डिफाइन कर रही है? सेल फोन को। कौन सा सेल फोन? विच इज ब्रोकन। तो विच इज ब्रोकन हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट आते हैं द बैग विच इज ब्लू इज माइन। तो गौर करें, द बैग इज माइन हमारी मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच इज माइन सबऑर्डिनेट है और वो किसको क्वालिफाई कर रही है? बैग को। कौन सा बैग मेरा है? विच इज ब्लू। कौन सा जी? विच इज ब्लू। तो ये हमारी बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज हुई। Why is it an adjective clause? ये adjective clause क्यों है जी? मैं अगर कहूँ ऊपर वाले क्लॉजेज तो ये बयान हो रहे हैं सेल फोन और बैग, दो नाउन डिस्क्राइब हो रहे हैं और जो क्लॉजेज नाउन डिस्क्राइब करेंगी वो एडजेक्टिव क्लॉजेज कहेंगी। हम इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी स्टूडेंट्स आपको देते होते हैं कि याद रखिएगा कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो यूजुअली, मैं बात कर रहा हूँ नॉट ऑलवेज, यूजुअली एक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता ही है, आपने देखे दैट, which, who, whose, whom, which। तो जो हमारा which है वो बेसिकली which हो गया, who हो गया, whom हो गया, whose हो गया। तो आपको नजर आ रहे हैं कि ये बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव क्लॉजेज आप देख करें कि आपको वो रिलेटिव प्रोनाउन से होती है शुरू नजर आएगी। मैं बच्चों को ना एक आइडिया देता हूँ, तो मतलब एक कन्फर्मेटरी टेस्ट को एक और एंगल से आप देख लें कि जब भी आपको नजर आए ना कि किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज के से पीछे एग्जैक्टली उससे जो ज्वाइंड, अलाइंड, उसके साथ जो कंटिगुअस वर्ड है, जो अटैच्ड वर्ड है उसके स्टार्ट में वो कोई नाउन है। क्या है जी? कोई नाउन है। तो याद रखें अगर किसी क्लॉज के स्टार्ट में कोई नाउन हुआ तो वो क्लॉज हर सूरत जो होगी वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। सारा जो नाउन के साथ आ गया, आपको वैसे जैसे जो नाउन के साथ वर्ड आ गया वो एडजेक्टिव है, वो नाउन को डिस्क्राइब कर जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लॉज नाउन के साथ हो, आंखें बंद करें, सबसे पहले उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हमारे पास। अब हमारे पास नाउन क्लॉज है। जाहिर है नाउन क्लॉज भी एक डिपेंडेंट क्लॉज ही होती है, पर वो नाउन के तौर पर यूज होती है। अभी बताया कि नाउन एक नेम है तो जो क्लॉज एक नेम बने। अब इस चीज की वैसे तो समझ आना मुश्किल है, इसका हम कन्फर्मेटरी टेस्ट पहले कर लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउन क्लॉज जो होती है वो जुमले में या तो जुमले का सब्जेक्ट होगी या बेटा जुमले का ऑब्जेक्ट होगी। आपको पता है ना, मैंने अपने बाकी लेक्चर्स में भी आपको कहा है कि बेसिकली जो जुमले का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। नो अदर पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट आई डू इज नन ऑफ योर बिजनेस, देखो इज नन ऑफ योर बिजनेस हमारी प्रेडिकेट है, यहां से वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो व्हाट आई डू उसका सब्जेक्ट है। क्या है जी? तो सब्जेक्ट है। और अगर व्हाट आई डू आपका यहां सब्जेक्ट है तो इट मीन्स टू से कि वो एक क्लॉज
अगर एक सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो नाउन क्लॉज ही होगी। यस, इट इज अ नाउन क्लॉज। व्हाट आई डू इज नन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, इसका एक कंफर्मेटिव टेस्ट में और आइडिया से भी देता हूं, इसमें बाकी बातें डिस्कस करनी है। जो आंसर हो ना आपका व्हाट का, हु का या हुम का, समझ जाएं जो व्हाट हु और हुम का आंसर है वो हर सूरत आपकी कोई नाउन क्लॉज ही है। देखें, इसको देखते हैं। व्हाट आई डू इज नन ऑफ योर बिजनेस। क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज नन ऑफ योर बिजनेस, व्हाट आई डू। तो व्हाट इज नन ऑफ बिजनेस का आंसर है व्हाट आई डू, तो ये हमारी नाउन क्लॉज है। और वैसे भी गौर करें, सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ऑब्जेक्ट भी अगर ये बनती तो ये हमारी नाउन क्लॉज ही कहलाती। अच्छा, आगे आती, यहां वो जुमले का फिर प्रेडिकेट नाउन होगी या वो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन होगी। देखिए, मैं इसको एक मजे की चीज यहां बताऊं कि पहले हम ऑब्जेक्ट का करते हैं, फिर ये देखते हैं। आई नो दैट आई विल विन। दैट आई विल अंडरलाइन है, हमने इसको नाउन क्लॉज की एग्जांपल में रखा है। उसकी रीजन के ये वाकई नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। नहीं यकीन आ रहा तो इसको मैं इसको कहूँ ना तो बच्चे को लगेगा जैसे एडवर्ब है, नो वर्ब है और जो वर्ब के बाद आ गया एडवर्ब। ऐसा नहीं, नो के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी तो होता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट का कंफर्मेटिव टेस्ट ये होता है कि आप उसको पैसिवाइज बना सकते हो। दैट आई विल विन इज नोन टू मी। दैट आई विल विन, देखो ये ऑब्जेक्ट है और जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है अगर मैं पैसिवाइज बनाऊं। और अगर कोई लफ्ज, कोई क्लॉज, कोई फ्रेज जुमले का ऑब्जेक्ट है तो लाजमी तौर पर वो उसका सब्जेक्ट बनने की इन पैसिवाइज सलाहियत रखेगी और इट मीन्स उस जुमले का पैसिवाइज भी जरूर बनेगा। तो दैट आई विल विन इज नोन टू मी, इसका मतलब दैट आई विल विन हमारा पैसिवाइज बना रहा है, इसका मतलब ये जुमले का ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि जब भी आप पैसिवाइज बनाते हैं ऑब्जेक्ट ही शुरू में लेकर जाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और एक और टेस्ट मैंने दिया था व्हाट हु और हुम का, वो भी कहलाते हैं व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई नो दैट आई विल विन। तो देखो ये व्हाट का आंसर है। ये भी दो कंफर्मेटिव टेस्ट बता रहे हैं कि नाउन क्लॉज है। आगे आते हैं, मैंने कहा था कि वो प्रेडिकेट नाउन या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी। अच्छा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मैं पहले समझा दूं ना। देखिए, प्रेपोजिशन जैसे एक मैं टू लूं, उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो कोई नाउन होगा, टू हो, ऑफ हो, फार हो। क्यों? गौर करना, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। वो नाउन हो सकता है, यहाँ प्रोनाउन हो सकता है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन। और क्या डेफिनेशन थी प्रेपोजिशन की? यस, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हमेशा नाउन ही होता है। तो अगर आपको कोई क्लॉज प्रेपोजिशन के बाद लगी नजर आए तो आंखें बंद करके यकीन कर लें कि वो क्लॉज हर सूरत जो है वो नाउन क्लॉज ही होगी, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वही हो सकता है सिर्फ। तो अच्छा, अब आते हैं 50 रुपीज वॉज वट अली ऑफर्ड फॉर द बॉक्स। वॉज वट अली ऑफर फॉर द बॉक्स, यहां से हमारा शुरू हो गया प्रेडिकेट। तो अगर ये प्रेडिकेट के अंदर है तो एक क्लॉज प्रेडिकेट नाउन होकर भी जुमले का नाउन क्लॉज कहला सकती है। अच्छा, पर मैंने कहा था वो प्रेडिकेट नाउन होगी। अगर कोई क्लॉज प्रेडिकेट में हो, ये पूरा प्रेडिकेट है ना जी, वर्ब से क्या शुरू होता है हमारा? प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है जी। प्रेडिकेट नाउन की सबसे बड़ी खूबी या कंफर्मेटिव टेस्ट ये होता है वो जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट होता ही नाउन पर नाउन है। अगर एक प्रेडिकेट के अंदर मौजूद क्लॉज जुमले का सब्जेक्ट बन सके, समझ आए वो नाउन ही है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है नाउन पर नाउन है। लेट अस सी, 50 rupees was what Ali offered for the box. What Ali offered for the box was 50 rupees. गौर करें, what Ali offered for the box मैं पहले लगाता हूँ, फिर was लगाता हूँ, 50 rupees. What Ali offered for the box was 50 rupees. It means ये हमारी सेंटेंस को रीअरेंज करके मैं इस क्लॉज को सब्जेक्ट बना सक रहा हूँ। तो प्रेडिकेट नाउन की सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि इट कैन बी कॉल्ड और मेड द सब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली नाउन क्लॉज ही है। तो ये हमारा नाउन क्लॉज पर एक बड़ी सैर गुफ्तगू। हमने दो तरह से इसके कंफर्मेटिव टेस्ट भी किए। और जब भी आपको एक क्लॉज सबसे पहले अपने एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर सोचना है, ना लगे तो फिर अपने नाउन क्लॉज के तौर पर सोचना है। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टाइप ऑफ क्लॉजेस एंड दीज आर एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉज भी एक ज़ाहिर डिपेंडेंट क्लॉज ही है और ये एक एडवर्ब के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ही रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो गौर करें, व्हेन इवनिंग केम को हमने एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन में लिखा रीजन। अच्छा, गौर करें, नो के बाद जब आया था एक डिपेंडेंट क्लॉज तो मैंने उसको वहाँ नाउन क्लॉज कहा था। रेस्ट के बाद आया तो मैं एडवर्ब क्लॉज कह रहा हूँ। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ वो नाउन का फंक्शन थी, ऑब्जेक्ट थी। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है।
गौर करें, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएं। व्हेन इवनिंग केम वाज रेस्टेड बाय, वही नहीं बन पा रहा, मीनिंग ही सारा खराब हो गया। दूसरा एक सीक्वेंस देखते हैं। अब आपको इसके पहले कंफर्मेटिव टेस्ट करवा देता हूँ। याद रखिएगा कि एडवर्ब क्लॉज का एक बहुत बड़ा हमारे पास जो खूबी मिलती है, ये यूजुअली एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको पता है, व्हेन, इफ है, आफ्टर है, बिफोर है, वाइल है, इफ है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑल्दो है। दूसरा जो इसका बड़े मजे का कंफर्मेटिव टेस्ट है कि ये भी आंसर करेगी, और ये किसका आंसर करेगी? इन चार का, हाउ, व्हेन, वाई और वेयर का। हाउ, व्हेन, वाई और जो वेयर का आंसर करे, याद रखिए वो एडवर्ब क्लॉज है। जो व्हाट, हु और होम का करे, मैंने पीछे पढ़ा, जो व्हाट, हु और होम का करेगी वो नाउन क्लॉज है, और जो हाउ, वेयर, व्हेन, वाई और वेयर का आंसर करेगी वो एडवर्ब क्लॉज है। ओके जी, तो ये इसका एक और भी है जी कि ये कोई कंडीशन या कंट्रास्ट देती है, यानी ये ना हो तो कोई कंडीशन हो सकती है। इसका तो जितने भी कंडीशनल सेंटेंस के इफ वाला हिस्सा है वो एडवर्ब क्लॉज होती है, और कंट्रास्ट भी दे सकती है, आल्दो या बट वाला हिस्सा वो हमारा एडवर्ब क्लॉज भी कहला सकती है। ओके, वी रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। गौर करें, हम इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर एक सवाल बनाते हैं। व्हेन डिड वी रेस्ट, व्हेन डिड वी रेस्ट, तो व्हेन डिड वी रेस्ट, कब किया रेस्ट? व्हेन इवनिंग केम। तो ये व्हेन का आंसर है, व्हाट का नहीं है, हाउ, हु का नहीं है, और हाउ का भी नहीं है। इसका मतलब ये एडवर्ब क्लॉज है। वी लिव वेयर ही लिव, देखो ये भी तो वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता था, तो ये लेकिन नाउन क्लॉज नहीं है। ये तो नहीं कह सकते व्हाट ही लिव या व्हाट डू वी लिव, उसका आंसर तो नहीं है। ये आंसर है फिर वेयर का। वेयर डू वी लिव, वेयर ही लिव्ड, जहां वो रहता था वहां रहते। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, ये जुमला इफ से शुरू हुआ है, और जो इफ से शुरू होगा, यस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है इसके शुरू में है, और इफ से जो शुरू होगा वो एक कंडीशन देगा, और जो कंडीशन देगी क्लॉज वो भी एडवर्ब क्लॉज ही है। नेक्स्ट आते हैं जी, आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट में आल्दो हमारे पास मौजूद है, और ये कंट्रास्ट दे रहा है कि अगरचे गरीब है, ज़ाहिर है आगे हम जो बात करेंगे उससे डिफरेंट होगी, तो जो क्लॉज कंट्रास्ट दे वो भी एडवर्ब क्लॉज। तो इट मींस हमने ये कंफर्मेटिव टेस्ट लिया कि जो हु नहीं, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर का आंसर करेगी क्लॉज वो एडवर्ब क्लॉज है, और जो कोई कंडीशन या कंट्रास्ट देगी वो भी एक एडवर्ब क्लॉज ही कहलाने के काबिल है। ओके जी, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। माई फ्रेंड फाउंड द CD दैट माई सिस्टर बॉट मी फॉर माई बर्थडे। देखिए ये दैट से हमारी आगे क्लॉज शुरू हो रही है जिसका हमने करना है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज का सोचना है। एडजेक्टिव क्लॉज का सिर्फ एक चीज सोचनी है और आंखें बंद कर लेनी है कि अगर उसके पीछे नाउन है, द CD एक नाउन है, और सारे जो नाउन के साथ क्लॉज जुड़ी हुई है वो हर सूरत क्या कहलाएगी जी? ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। तो दैट माई सिस्टर बॉट मी फॉर माई बर्थडे एक एडजेक्टिव क्लॉज है, वो CD डिस्क्राइब हो रही है, एक नाउन डिस्क्राइब हो रहा है। दैट माई सिस्टर बॉट मी फॉर माई बर्थडे एक एडजेक्टिव क्लॉज है। देखो, what kind of CD was found by my friend? What kind of CD? That my sister bought me for my birthday. तो what का आंसर भी है, और वैसे भी नाउन के साथ आगे एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, thus he skateboarded the jump as if he were an, तो गौर करें ये as if हमारे स्टार्ट में है, तो गौर करें ये तो एक कंडीशन है, गोया के वो कोई एक्सपर्ट हो, जैसा कि वो कोई एक्सपर्ट हो, तो ये हमारी वाज़ेह तौर पर एक एडवर्ब क्लॉज है। कंडीशन देगी, एडवर्ब क्लॉज का दर्जा वो ले गई। नेक्स्ट आते हैं जी, डिड एनीवन आस्क हर व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट शी वुड लाइक फॉर हर बर्थडे। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट शी वुड लाइक फॉर हर बर्थडे, अब हमने इसका आंसर ढूंढना है। अच्छा जी, हो सकता है एडवर्ब क्लॉज हो सकता है नाउन क्लॉज हो, देखो प्रोनाउन के साथ आई है, माइट भी, लेकिन एक गौर करें, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट शी वुड लाइक फॉर हर बर्थडे, इसमें हमारा जो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट शी वुड लाइक फॉर हर बर्थडे है वो हर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो मतलब वो डिस्क्राइब तो प्रेजेंट ही हो रहा है उसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर वो एडवर्ब क्लॉज है तो वो व्हेन का आंसर देगी। व्हेन डिड एनीवन आस्क हर, नहीं। व्हाई डिड, हाउ डिड, वेयर डिड, किसी का आंसर नहीं है।
व्हाट डिड एनीवन आस्क हर, व्हाट डिड एनीवन आस्क हर, और क्या पूछा जी, कि क्या पूछा किसी ने कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट शी वुड, इसका मतलब ये व्हाट का आंसर है, ये व्हाट का आंसर, और जो व्हाट का आंसर होगी ज़ाहिर है वो नाउन क्लॉज की। और गौर करना है ये जुमले में असल में यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको नहीं तो पैसिव वॉइस बना लो। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट शी वुड लाइक फॉर हर बर्थडे वाज आस्क्ड बाय समवन, देखो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट शी वुड लाइक, तो ये हमारा गौर करें हमारा आंसर बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी, whoever wins the student council election will have a great deal of responsibility। अच्छा आप देखें, whoever wins the student council election, आपको नजर आ रहा है जी whoever wins the student council election, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ एक क्लॉज है जो हमारे पास अंडरलाइन है, डिपेंडेंट है, और एक मजे की चीज है will have a great deal of responsibility में will have a great deal of responsibility हमारे पास जो है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट याद रखिएगा वर्ब से शुरू हो जाता है, और प्रेडिकेट के पीछे या वर्ब के पीछे जो कुछ है वो वन वर्ड है या मोर देन वन वर्ड है, वो सारे का सारा क्या है जी, वो सारे का सारा सब्जेक्ट होता है। और गौर करिए ये सब्जेक्ट पूरे का पूरा एक क्लॉज है, whoever wins the student council election, और जब एक क्लॉज एक सब्जेक्ट बन जाएगी, क्या बन जाएगी जी क्लॉज, यस, जब एक क्लॉज एक सब्जेक्ट बन जाएगी तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो दैट मीन्स ये सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली नाउन है, क्योंकि जो क्लॉज सब्जेक्ट की जगह पर होगी या सब्जेक्ट खुद होगी वो नाउन ही होगी, तो ये नाउन क्लॉज है। आगे आते हैं, आई कैन नॉट फाइंड माई सॉफ्ट बॉल एंड माई ग्लव माई कजन लेंट मी, गौर करें माई कजन लेंट मी हमारे पास अंडरलाइंड है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, वो सबऑर्डिनेट थी, माई कजन लेंट मी। अच्छा सबसे पहले गौर करना है असल में यहाँ विच मिसिंग है, वो जानबूझ के नहीं दिया हुआ, दैट माई कजन लव लेंट मी या विच माई कजन लेंट मी, और अगर मैं ये गौर करूं तो ये इस नाउन को डिफाइन कर रही है, कौन से ग्लव जी या कौन से फॉर सॉफ्ट बॉल, माई कजन लेंट मी, जो मेरे कजन ने मुझे दिए थे, तो इट मीन्स वो हमारे दो नाउन्स डिस्क्राइब हो रहे हैं, और जो नाउन्स को डिस्क्राइब करेगी वो डेफिनेटली हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होगी, एंड यस इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, पहले ही आ गया आपके सामने इफ, और ये इफ ने साबित कर दिया कि जो कंडीशन, इफ से धारा कंडीशनल क्लॉज शुरू होनी है, तो जो इफ से शुरू हुई कंडीशनल क्लॉज है और जो क्लॉज कंडीशन बयान करेगी, यस डेफिनेटली एडवर्ब क्लॉज है। ओके जी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने फ्रेगमेंट्स मिलाने, इसमें क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस गिवन होगा इन क्वेश्चंस में, गौर करिए सेंटेंस दिया हुआ है, इफ आई वांट योर ओपिनियन आई विल आस्क हर, कि अगर मुझे आपके ओपिनियन की ज़रूरत हुई आई विल आस्क फॉर इट, मैं उसके बारे में पूछूंगा, मतलब अगर मुझे ज़रूरत हुई मैं पूछूंगा, ना हुई तो नहीं पूछूंगा। अब आपको करना क्या, आपको क्या करना है कि आपको ये एक फ्रेगमेंट दिया हुआ है, आई वॉन्ट आस्क फॉर योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन के बारे में नहीं पूछूंगा, आई वॉन्ट आस्क फॉर योर ओपिनियन, ना यू हैव टू एड और कंप्लीट इट यूजिंग द सेम मीनिंग ऑफ दैट गिवन सेंटेंस, कि इनमें से किसके साथ आएगा, आई वॉन्ट आस्क फॉर योर ओपिनियन इफ आई वॉन्ट इट, ये तो गलत हो गया। गौर करें, मैं तुम्हारे ओपिनियन के बारे में नहीं पूछूंगा अगर मुझे जरूरत हुई, मैं नहीं पूछूंगा अगर जरूरत हुई, तो क्या तो मतलब ये तो कह रहा है अगर जरूरत हुई तो पूछूंगा, यहाँ कह रहा है कि नहीं पूछूंगा अगर जरूरत हुई, ये तो मीनिंग सेम नहीं रहा, ये रीफ्रेजिंग है, इसमें अपने फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करके रीअरेंजमेंट में मीनिंग सेम रखना है। ओके, आई वॉन्ट आस्क फॉर योर ओपिनियन व्हेन आई वॉन्ट इट, ये भी गलत है कि मैं नहीं पूछूंगा तुम्हारा ओपिनियन जब मुझे जरूरत हुई, भाई आपने तो पूछना है। ओके, आई वॉन्ट आस्क फॉर योर ओपिनियन ऑल्दो आई वॉन्ट इट, भी खराबी है कि मैं तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछूंगा अगरचे मुझे जरूरत है, ये भी गलत हो गया। आई वॉन्ट आस्क फॉर योर ओपिनियन अनलेस आई वॉन्ट इट, यस इट इज द आंसर, और देखिए मीनिंग सेम है कि मैं तुम्हारे ओपिनियन के बारे में नहीं पूछूंगा जब तक जरूरत ना हुई, इसका मतलब जब तक जरूरत ना हुई तब तक नहीं पूछूंगा, जरूरत हुई तो पूछूंगा, और ये ऊपर वाला जुमला भी ये कह रहा था, इफ आई वांट योर ओपिनियन आई विल आस्क फॉर इट। तो आपने दो जो है वो फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया, और उन सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए था, जैसा कि वो फ्रेगमेंट्स का मीनिंग सेम होना चाहिए जैसा कि सेंटेंस था। लो जी, अब आप प्रैक्टिस जरा खुद करें। सेंटेंस है, although the sandpiper is easily frightened by sound and light,
अगरचे साउंड रेट बड़ा आसानी से फ्राइटेंड हो जाता है। इट विल ब्रेवली रेजिस्ट एंड फोर्स दैट थ्रेटन्स इट्स नेस्ट, कि वो बेशक वो फ्राइटन हो जाता है, आल्दो ने कंट्रास्ट देना था, लेकिन फिर भी ब्रेवली रेजिस्ट करेगा उस फोर्स को जो उसके नेस्ट को थ्रेट करेगी। ओके, फ्रेगमेंट है जी जो हमारा गिवन है। द सैंड पाइपर इज इजीली फ्राइटेंड बाय साउंड एंड लाइट। द सैंड पाइपर इज इजीली फ्राइटेंड बाय साउंड एंड लाइट। तो आगे, बट इट विल ब्रेवली रेजिस्ट, ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है जी। अगर आप गौर करें, बट इट विल ब्रेवली, देखो सैंड पाइपर फ्राइटन है लेकिन रेजिस्ट करेगा, और ये भी तो कह रहा है कि ये रेजिस्ट करेगा अगरचे फ्राइटेंड है, मीनिंग ठीक है, और यही आंसर है जी हमारा बेसिकली। बाकी देख लेते हैं। नेवरदलेस ब्रेवली रेजिस्टिंग, नेवरदलेस ब्रेवली रेजिस्टिंग जो है वो हमें नहीं चाहिए कि वो फ्राइटन हो जाता है ब्रेवली, ताहम ब्रेवली लड़ते हुए। तो वो फ्राइटन होता है तो ब्रेवली लड़ते हुए तो फ्राइटन नहीं होता, वो ब्रेवली सिर्फ नेस्ट के लिए है। ठीक है जी, आगे जी, तो ये गलत हुआ। एंड इट विल ब्रेवली रेजिस्ट, ये नहीं है, ब्रेवली रेजिस्ट सिर्फ नेस्ट के लिए मैंने हमने बोला, वहां मीनिंग नहीं आ रहा। सो इट विल ब्रेवली रेजिस्ट, वहां भी नहीं है। गौर करो, सो क्यों नहीं लगाया और एंड क्यों नहीं लगाया, इसकी एक और वजह थी, क्योंकि बात नेगेट होनी थी। एक साइड पे कह रहे हो कि वो फ्राइटन होता है और दूसरी साइड पर कहना चाह रहे हो कि रेजिस्ट करेगा, तो वो फ्राइटन होगा और रेजिस्ट करेगा के दरमियान में जो वर्ड आएगा, वो जो कंजंक्शन आएगी, ज्वाइनिंग आएगी, वो एक सपोर्टिंग वर्ड नहीं होगा बल्कि एक कंट्रास्ट वर्ड होगा। बट जो है वो कंट्रास्ट करेगा, कि वो फ्राइटन होगा रेजिस्ट करेगा, तो बट आएगा, सारा कंट्रास्ट हुआ। फ्राइटन करेगा और रेजिस्ट करेगा, तो दो नेगेटिव मुख्तलिफ चीजें, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक बात कर रही है दूसरी उसको कंट्राडिक्ट कर रही है, तो उनके दरमियान कभी भी कोई सपोर्टिंग या आप कह लें कि जो है पॉजिटिव सिग्नल वर्ड नहीं आ सकता। नेक्स्ट है जी, इफ ही हैड इनफ स्ट्रेंथ अली वुड मूव द बोल्डर। अगर अली के पास काफी स्ट्रेंथ हुई, अली बोल्डर मूव करेगा। अच्छा, गौर करना, जुमला हैड लगा रहा है। हैड हमारा इफ के साथ जब सेकंड फॉर्म हो, ये हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म नहीं। याद रखिएगा, अगर इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो फर्स्ट कंडीशन है, इफ के साथ सेकंड फॉर्म हो तो सेकंड कंडीशन है, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म हो तो थर्ड कंडीशन है। हाँ, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म हो तो, ये इफ के साथ हैड तो है पर ये हैड थर्ड फॉर्म तो नहीं है। इसका मतलब ये पास परफेक्ट नहीं लगा हुआ साथ, सिर्फ हैड है। और अगर हैड अकेला हो कहीं भी, ये आइंदा से याद रखना, जब भी हैड कहीं भी अकेला हो, याद रखिएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म में, देखो आगे कोई वर्ब नहीं है मेन थर्ड फॉर्म, तो ये हैड सेकंड फॉर्म ही है। तो अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन होती है इम्प्रोबेबल। इसका मतलब होता है कि ये चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनफ स्ट्रेंथ होती तो मूव करते का मीनिंग है कि उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं थी, उसके पास ताकत है ही नहीं। देखो, अगर ताकत होती हम ये कहते हैं इफ ही हैज इनफ स्ट्रेंथ, अगर हुई, अगर उसके पास होगी, ये तो कह रहा है इफ ही हैड, अगर होती, होती का मतलब ये कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। यहीं से मीनिंग हमारा सारा निकलेगा जी, अली कैन नॉट मूव द बोल्डर, अली बोल्डर हिला ही नहीं सकता। हम क्या कह रहे हैं, अली कैन नॉट मूव द बोल्डर, अली बोल्डर हिला ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ही हैज इनफ स्ट्रेंथ। हम तो कह रहे हैं हैड इनफ स्ट्रेंथ, अगर होती तो है ही नहीं। बिकॉज ही डज नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ, ये बड़ा प्यारा लग रहा है जी, देख लेते हैं। अली कैन नॉट मूव द बोल्डर बिकॉज ही डज नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ। यस, गौर करें, वो बोल्डर मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इनफ स्ट्रेंथ ही नहीं है। अगर होती तो मूव करता, इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास स्ट्रेंथ नहीं, तो हमारा बीटा जो है वो राइट आंसर है। यस, विदाउट इनफ स्ट्रेंथ, उसके पास तो है ही नहीं, हम कैसे कहेंगे कि वो विदाउट। और विद इनफ स्ट्रेंथ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि वो अगर इनफ स्ट्रेंथ के साथ जो है मूव कर देगा, पर हम तो कह रहे हैं हैड इनफ स्ट्रेंथ, सेकंड कंडीशन, जिसका मतलब अगर स्ट्रेंथ होती, और होती का मतलब है कि इनफ स्ट्रेंथ उसके पास नहीं है। तो ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, असल में फ्रेगमेंट्स की ज्वाइनिंग है, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अक्सर फ्रेगमेंट्स की ज्वाइनिंग भी देती हैं, गिविंग कांस्टेंट सेंटेंस के जिसको अपने स्टैंडर्ड मानकर नीचे वाली फ्रेगमेंट्स को रीअरेंज्ड फॉर्म में देखना, जोड़ना होता है, और सेम मीनिंग जो है वो उससे एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है फ्रेगमेंट्स वाला, क्लॉजेस वाला, सेंटेंसेस वाला जो पोर्शन है, इट कैन बी टेस्टेड इन मल्टीपल वेज, और आपको मल्टीपल वेज से ही इसकी तैयारी करनी है। ये आपसे एक सेंटेंस देकर उसकी काइंड पूछ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर में सिंपल है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये मीनिंग वाइज डेक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। दे कैन ऑल्सो आस्क कि क्लॉज कौन सी है, इंडिपेंडेंट है कि सबॉर्डिनेट है, और दे कैन आस्क
कि वो क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज की कौन सी किस्म है, आइदर इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, अ नाउन क्लॉज और एन एडवर्ब क्लॉज, या फिर वो आपसे वैसे फ्रेगमेंट्स देकर, क्लॉजेस देकर उनको ज्वाइन करने का कह सकते हैं ऑप्शन देकर कि कौन से दो फ्रेगमेंट्स या कौन सी दो क्लॉजेस जो है वो आपस में ज्वाइन कर सकेंगी, एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर दैट वुड बी or could be joined with the given portion of the fragment and can have the meaning same as given in the constant or given sentence. So students, that is all from my side for fragments, sentences and clauses. For more learning you have to do a lot of practice, and these notes would also be available on the website for you people's revision. But keep one thing in your mind, the more you practice, the more you learn it. The art of grammar is only hidden in practice, and if you don't practice enough, you can never learn enough. Thank you. Best wishes. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.